अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एट10 में खुश आमदीद। आई एम योर होस्ट ज़ीनत सरफराज। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ कि सुबह का आगाज बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा। अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी की तमाम तर तलखियाँ, तमाम मुश्किलें, परेशानियाँ आसान हो जाए। आपकी जिंदगी की हर सुबह अपने साथ बहुत सारी ढेरों ढेर खुशियाँ और कामयाबियाँ समेट कर आपके दरवाजे की दहलीज पर आए और आप उन खुशियों का, उन कामयाबियों का बहुत ही जोश खरोश के साथ इस्तकबाल करें। हमारी जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। किसी की जिंदगी में बहुत कुछ हैपनिंग चल रही होती है, कुछ खुशगवार होती हैं, कुछ गैर खुशगवार वाकयात होते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के हर तरह की सिचुएशन में रब की जात का शुक्र अदा करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना और कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़नी चाहिए। जब हम कोशिश करते रहते हैं मुसलसल, और वैसे भी कहा जाता है कि एक दरवाजे पर जब बार बार दस्तक दी जाती है तो बिलाखिर दरवाजा खुल जाता है। तो हमारी परेशानियों के दौर में भी इसी तरह से होता है कि जब हम अच्छी चीजों के लिए कोशिश करते रहते हैं तो एकदम से मौजात होते हैं और फिर अल्लाह ताला की जात आपको बहुत सारी इस तरह के वसीलों के जरिए नवाजती है जहां का आपने गुमान भी नहीं किया होता। तो हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, रब की जात पर अपने तवक्कुल को और भी ज्यादा मजबूत करें ताकि आपकी जिंदगी में आसानियां आ सकर अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए कोशिश आप ही करनी है। मखलूकात इसीलिए हमें कहा गया है क्योंकि रब की जात ने हमें अकल से नवाजा है, तो अकल का इस्तेमाल करते हुए अपनी चीजों को हमेशा बेहतर करें, गलतियों से सीखें, उन सीख को अपनी जिंदगी में आगे लेकर बढ़ें। इसी अच्छे नोट के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा है और उसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद के मौसम पर नजर डालें तो आज ज्यादा से ज्यादा टेंपरेचर 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम दर्जा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में नमी का तनासुब ज्यादा महसूस होने की वजह से हब्स महसूस होता है, इसलिए घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब करें। अगर घरों से बाहर आते हैं तो अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखा करें। आजकल तो बड़ी मजेदार सी डिफरेंट तरह की डिटॉक्स वाटर भी चलते हैं, तो डिटॉक्स जितने भी ड्रिंक्स हैं उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में अक्सर होता है कि स्वेटिंग की वजह से डिफरेंट तरह की चीजों की, आयरन की, कैल्शियम की, विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो डिफरेंट तरह के मशरूबात से हम अपने बॉडी की उन डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। मौसम की सूरत हाल से अपडेट रहना इससे भी जरूरी होता है कि अगर आप शहर के बाहर का सफर कर रहे हैं या कहीं आपका प्लान है कि काम के सिलसिले में बाहर निकलना और मौसम के हवाले से आपको पता होगा तो आपके लिए प्लानिंग करना आसान हो जाता है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट से मौसम हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा असरात मुरतब करता है। साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जब भी मौसम की तब्दीली होती है तो हमारी सेहत सबसे ज्यादा मुतासिर होती है। कोशिश करें कि आजकल जैसे मौसम फिर से चेंज हो रहा है, क्योंकि भाई हब्स का मौसम जब खत्म होगा तो उसके बाद से थोड़ा सा आपको ठंडक का एहसास होने लगेगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि दिन के टाइम में तो थोड़ी गर्मी की शिद्दत महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे अब शाम होती है तो पंखों की हवा ठंडी लगने लगी है। वो लोग जो इस बार एसी का इस्तेमाल नहीं कर पाए महंगी बिजली की वजह से, उनके लिए अब थोड़ी सी आसानी होगी, थोड़ा राहत का बायस है। तो अपना भी ख्याल रखा करें, अपने इर्द गिर्द सब लोगों का ख्याल रखा करें। किसी भी तरह के हालात है, फिर से वही बात है कि आपने अपनी खुशियों को, अपनी जिंदगी के हसीन लम्हात को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है। और सारा साल हमारी जिंदगी में कुछ भी चलता हो, लेकिन एक दिन ऐसा होता है जो हमारे लिए बड़ा स्पेशल होता है, वो होता है हमारी सालगिरह का दिन। और सालगिरह के दिन हर किसी को अच्छा लगता है कि उसको सब विश करें, उसके अपने प्यारे दोस्त अहबाब सब लोग उनकी खुशियों में शामिल हों। और किसी की अगर खुशी को हम खास बना सकते हैं एक छोटे से मैसेज के जरिए, तो क्या ही बुरा है कि हम उसे विश कर दें। तो आज हमारे साथ महीन फातिमा है, उनकी बर्थडे है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां, कामयाबियां, मसरतें लेकर आए, आपके नसीब नेक करे और आप अपनी सालगिरह के दिन को साला साल इसी तरह से मनाते रहें। इनकी बर्थडे के महीन खुश रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। और वैसे भी ये महीना हमारे लिए बड़ी खुशी का है क्योंकि आज़ादी का महीना है और आज़ादी के महीने में हमें पता है कि अगर हम अपनी हिस्ट्री पर नजर डालें तो बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए। इसकी सेलिब्रेशन जब हम करते हैं तो आजकल सेलिब्रेट करने का ढंग थोड़ा सा चेंज हो गया है। हम सड़कों पर देखते हैं नौजवान बाइक्स लेकर निकल जाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, हुल्लड़बाजी होती है, शोर शराबा होता है, लाउड स्पीकर्स हमें हर तरफ सुनाई देते हैं। तो क्या ये सही तरीका है आज़ादी मनाने का? इस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि फैसलाबाद में सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं और 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट किस तरह की काविशें कर रहा है, किस तरह के सिक्योरिटी प्लान्स को मुरत्तिब कर लिया गया है। क्योंकि हमने देखा है कि 2 दिन पहले सीपीओ फैसलाबाद की जानिब से पुलिस लाइन्स में मीटिंग भी हुई है, उस मीटिंग की उन्होंने सदारत की है। इस मीटिंग में किस तरह के पॉइंट्स रेज किए गए हैं, क्या हदायत दी गई हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल और स्पोर्ट्स रिपोर्टर अली रजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? पहले तो मुझे आप दोनों ये बताइए कि आप अपनी आज़ादी का दिन को 14 अगस्त को अपने चाइल्डहुड में किस तरह से सेलिब्रेट करते थे?
शुक्रिया जीनत। जिस तरह आज कल बच्चों में जोशो खरोश है, अच्छा थोड़ा डिफरेंस ज़रूर है। बच्चे आजकल और जिस तरह आप देखें बाजे बजा के या ज़्यादा ढोल ढमक्का करके इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। बाहर घूमना बच्चे समझते हैं कि ये सेलिब्रेशन है हमारी 14 अगस्त की। हमारी थोड़ी डिफरेंट हुआ करती थी। हम अपने घरों में झंडियाँ लगाया करते थे बाकायदा तौर पर, सहन में लगाया, और छत पे हम ये हमारा मुकाबला होता था बच्चों में गली में कि सबसे बड़ा झंडा किसका है। हमने अपने पेरेंट्स को जिद भी करनी कि सबसे बड़ा में झंडा ला के दी, हमने वो लगाना है। फिर आजकल बैच लगाने का, यहाँ पर इसका फ्लैग का बैच लगाने का रिवाज बच्चों में बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल हमारे दौर में था, हम लोग लाजमी लगाया करते थे। और बल्कि जैसे ही अगस्त का महीना स्टार्ट होता था हम यकम अगस्त से लगा लिया करते थे, और अगस्त का पूरा महीना थ्रू आउट हम लोग ये फ्लैग वाला बैच लगा कर रखते थे। अब बच्चों में जोशो खरोश जरूर है, लेकिन अब चीज़ें फास्ट हो गई हैं। वो बाहर घूमने को, टी शर्ट्स पहनने को, हमारे दौर में टी शर्ट का रिवाज नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग सिंपल कपड़े पहन के, और ज़्यादातर लोग हम वाइट कपड़े पहनते थे, उस पर हमने ग्रीन फ्लैग वाला वो लगाया होता था, बैच लगा लेते थे। हम घरों में झंडियाँ लगा लेनी। अच्छा, हमें ये सिखाया जाता था कि बेटा ये झंडियाँ जो है नीचे नहीं गिरनी चाहिए। और फिर हमारी कोशिश होती थी कि अगर झंडी नीचे खुदा न खास्ता गिर जाए, हम लोग उसको बड़े एहतराम से चूम के माथे पे लगा के और फिर उसको हम सिक्योर जगह पे रखते थे। अब ये चीज़ें बच्चों में नहीं है। मेरे बच्चों ने अभी तक ये नहीं कहा कि हमें झंडियाँ ला दें, सिर्फ इतना कहा कि हमें फ्लैग ला दें, या हमें कपड़े ला दें, वो 14 अगस्त वाले पाकिस्तान जिंदाबाद वाले कपड़े ला दें। अब बच्चों में वो चीज़ें शायद स्कूलों में उस तरह से नहीं बताया जाता कि हमने ये किस तरह ये मुल्क हासिल किया, आज़ादी की क्या हमने कीमत दी और इसका क्या तकद्दुस है। जोशो खरोश अपनी जगह, उसका तकद्दुस अपनी जगह। ये बच्चों को हम लोग नहीं बता रहे, शायद हम घरों में भी नहीं बता रहे, सिविल सोसाइटी में भी नहीं बता रहे, और स्कूलों दरसगाहों में भी नहीं बता रहे। हालांकि अगर हम बच्चों को टैबलोस के जरिए और डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज करवाएं, थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ लेकर जाएं, तो उनके लिए बड़ी आसान हो जाएगी ये चीज को याद रखना कि हमने किस तरह से कितनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया। अली, आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग में इतना मस्ती होती, इतनी शरारतें होती हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका बचपन जो है शरारतों से खाली हो? जी, पहले तो मैं उस्ताद तैयब साहब की इस बात पे कर लूँ। इन्होंने कल ही एक खबर दी है और वो इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनी हुई है कि इस दफा पां जो करेगा उसको ऊपर छतरौल होगी छां होगी, उसके ऊपर कुछ ऐसा कोई लाइन, चित्रों की छां होगी। तो वो ट्रेंड चल रहा है। तो पुलिस का भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। वाकई में हम बच्चे मजबूर पहले कर देते हैं कि ये चीज जो है वो हमें लेकर दी जाए, ये बाजा लेकर दिया जाए, और उसके बाद हमें ही तंग कर देते हैं। बाजे का दौर कब से शुरू हुआ है? ये गुज़िश्ता 3-4 साल है, कुछ ज्यादा 4-5 साल से ज्यादा हुआ। और आप ये जो स्कूल की आप बात कर रहे हैं, बचपन में जिस तरीके से ये कह रहे हैं, वो भी तकरीबन को 10 साल पहले से ही खत्म हुआ है। लेकिन अक्सर हुआ करता था कि 3 माह की छुट्टियां हुआ करती थी, लेकिन 14 अगस्त को फिर भी स्कूल बुलाया जाता था कि स्कूल के अंदर जो है वो इवेंट है। और बाकायदा तौर पर अगर आप मैसेज घर तक नहीं पहुंचा सकते थे तो ऐलान होते थे मस्जिद में कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल में आए, और 14 अगस्त के हवाले से वहां पे तकरीर होगी और बच्चों को दिखाया जाता था, मिली नगमे होते थे, एक बाकायदा तौर पर प्लानिंग की जाती थी। लेकिन अब वो शायद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कुछ एक्टिविटी जो है वो दिखाई दे रही है, जिस तरीके से तैयब साहब ने कहा कि बैज होते थे। सबसे पहले ये ढूंढा जाता था कि सबसे अच्छा बैज किसका है, वो बैज लिया जाता था, सूट के ऊपर जो है वो अपने कपड़ों के ऊपर जो है वो लगाया जाता था। लेकिन अब वो चीजें तमाम तर खत्म हो गई। अब 2 चीजों पर ही फोकस है, यहाँ तो वो बाजा लेकर दे दे हमें, और यहाँ भी फ्लैग का सिलसिला चल रहा है, वो भी हम अपने सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए या टिकटॉक पर दिखाने के लिए फ्लैग को हिलाते हुए कुछ थोड़ी सी एक्टिविटी दिखानी है। और मेन फोकस हो गया है कपड़ों के ऊपर। बिल्कुल, आपने कपड़े खरीदने, बच्चों के खरीदने, ये एक हम लोग ईद की तरह इसको, है तो खुशी का दिन, नो डाउट हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन है, लेकिन हम खुशी के तौर पर जो है वो उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ना हम ये लोगों को बता रहे होते हैं कि ये हमने किस तरीके से कुर्बानी के साथ ये मुल्क लिया है। कुछ एक्टिविटीज जो हैं वो दिखानी चाहिए, कुछ
माहौल ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि बच्चे जो उस दौर के अंदर चले जाएं, उनको फील हो कि किस तरीके से इस मुल्क को जो है वो हमने हासिल किया। तो वो चीजें नहीं होती, हमें सिर्फ इसी चीज पे फोकस होता है। हमारे कुछ त्यौहार कुछ इसी तरीके से चेंज हो गए, जैसे शब बारात होती है, हम इबादत करनी होती है, लेकिन बच्चे जो पटाखे मांग रहे होते हैं, वो तमाम चला रहे होते हैं, बिल्कुल हर चीजें चल रही होती है। इस पे भी फिर तैयब को कहूंगा कि बच्चे जो हैं और हम लोग कह रहे होते हैं कि बच्चों ने कहा है कि कहीं से पटाखे अगर मिलते हैं तो फिर साहब हमें पटाखे ला दें। तो पटाखों की जरूरत है, तो बड़ा त्यौहार को हम लोग जो है वो चेंज कर रहे हैं। हमें फोकस करना होगा अपने इन दिनों को, अपने मुल्क को किस तरीके से सेलिब्रेट करना है, और 14 अगस्त पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जो इस दिन के साथ अटैच की जाए। कि अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो खेलों की एक्टिविटी इतनी ज्यादा इस मंथ होनी चाहिए, है भी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि लोगों को पता चले कि ये जो महीना हमारा है पूरा अगस्त का, ये बड़ा सेलिब्रेट करने वाला महीना है, और यहाँ इस महीने में बहुत कुछ होता है। हाँ। बंदा वेट करे, जो बच्चे हैं वो इंतजार करें कि अगस्त का महीना कब आएगा और कब हम जो है वो ये दिन मनाएंगे और किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। वो चीजें दिन ब दिन जो है वो खत्म हो चुकी हैं। बचपन में झंडियों की एक लहर मिलती थी, वो हम एक साइड पे लगाते थे और दूसरी साइड पे जाके लगाते थे, और एक कमरा और अपने खास कर जो सेन होता था उसको पूरी घरों के अंदर पूरी सजावट होती थी। अब वो चीज बिल्कुल खत्म हो गई है। पहले तो पूरे पूरे मोहल्ले सजा दिए जाते थे, झंडियां लगती थी, एंड फिर उसके बाद स्टॉल्स भी लगते थे। मुझे याद है कि हम जब छोटे थे तो हमारे ये बड़ा होता था, चाम होता था, लड़कियों को बड़ा शौक होता था कि ग्रीन कलर की चूड़ियां लेकर हमें दें, और साथ ही साथ बैचेस लड़के लगाते थे। उसमें इतना कपड़ों का नहीं होता था, कपड़े आप कोई भी अच्छे से पहन लेते थे। 8-10 लोग गली मोहल्ले के दोस्त इकट्ठे होकर गलियों से पैसे मांगते थे, गली में झंडे लगाने, झंडे लगाने, तो उसके लिए पैसे दे, तो ये बड़ी खूबसूरत सी चीजें थी जिससे किसी को नुकसान भी नहीं होता था। ये वन व्हीलिंग जैसे तो तब ट्रेंड थे भी नहीं, ये बाजे बजाना, और हम देखते हैं अब तो बाजे हैं, डिफरेंट तरह के गैजेट्स आ जाते हैं, लोग बच्चे उसी के साथ महजूज होते हैं। और उसके अलावा जैसे वन व्हीलिंग की हम बात कर रहे हैं, हल्लड़बाजी की बात करते हैं, असले की नुमाइश सरेआम की जाती है, तो ये चीजें बड़ी खतरनाक हैं। इस बार पुलिस डिपार्टमेंट ने फैसलाबाद में सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से क्या प्लान तश्कील दिए थे? जीनत, एक तो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड चल चुका है। हमारा कोई भी हमारी इस कौम को खुशी का कोई भी खबर मिले, उनकी सेलिब्रेशन सबसे पहले एरियल फायरिंग होगी, हवाई फायरिंग। अगर न्यू ईयर नाइट है तब भी हवाई फायरिंग होगी। अब ये रात को 13 अगस्त की रात को 12 बजे, जब 14 की रात होगी, सुबह 14 अगस्त होगी, उस दिन आप देखिए 12 बजे के बाद शरीफ हवाई फायरिंग होगी। ईद पे, शिवरात पे, हर मौके पे ये हवाई फायरिंग। अच्छा, तो मैं आपकी बात को यहीं से आगे बढ़ाऊंगी और हम जानेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंस भी क्या है गुज़िश्ता सालों से। इस साल किस तरह का माहौल होगा, किस तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम होंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और यौम आज़ादी इस बार किस तरह से मनाई जाएगी, किस तरह से सेलिब्रेशन होगी, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सबके लिए। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी से तैयारियां कंप्लीट कर लें, बच्चों की जितनी फरमाइशों से पूरी कर लें, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के इंतजाम भी मुकम्मल हो चुके हैं, और वो इंतजाम क्या हैं उसी हवाले से हम बात करेंगे। तो ये बात बता रहे थे कि मीटिंग में क्या हुआ, CPO साहब की क्या बात हुई है, क्या हदायत उनकी तरफ से दी गई हैं हमले को? जीनत, इसमें यह है कि स्पेशल स्क्वाड तश्कील दिए गए हैं जी, जो 14 अगस्त की रात को 8-10 बजे एक्टिव हो जाएंगे और 15 अगस्त की रात 12 बजे तक एक्टिव रहेंगे। ठीक है। जिनका मकसद सिर्फ ये होगा, जो लोग हुल्लड़बाजी और जिन्होंने वन व्हीलिंग करनी है और बाइक की अपनी साइलेंसर से, उसकी जो साइलेंसर है उसमें से वो क्या अली वो निकाल देते हैं यार, आवाज बहुत तेज हो जाती है उसकी बात। हाँ, साइलेंसर ही निकालते हैं उसमें से, वो निकाल देते हैं, वो बड़ी अजीब आवाज हो जाती है लोगों के, वो जेन्युइन टॉर्चर है वो। और दूसरा, ये पहली बार 5-6 साल से ये बाजे चल रहे हैं, लेकिन पहली बार CPO फैसलाबाद ने इनिशिएटिव लिया था, अमन आदिल साहब ने, कि ये नहीं होंगे। अब उस पर क्रैकडाउन जारी है। समनाबाद खास तौर पे इकबाल डिवीजन ने क्रैकडाउन किया। इस पर इकबाल डिवीजन है, उस्मान मुनीर सैफी, उन्होंने कहा था कि ये अगले 2-4 दिन आपका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। सेलिब्रेशन जरूर करें, अपने बच्चों को जो वो कहते हैं हद में रहकर जरूर दें, लेकिन अपने बच्चों को बाजे ना लेकर दें, वो पूरे मोहल्ले के लिए और वो आने जाने वालों के लिए पूरा मेंटली टॉर्चर बन जाता है। अब अच्छा, होते छोटे बच्चे हैं, उनको बंदा कह भी क्या सकता है, लेकिन पेरेंट्स तो रोक सकते हैं अपने बच्चों को।
पेरेंट्स उन बच्चों को डांट भी सकते हैं, उनको समझा भी सकते हैं, उनकी ये जिद पूरी ना भी कर सकते हैं कि आप जो मर्जी लें लेकिन ये बाजे नहीं लें। उस तरह इसके साथ साथ स्पेशल पिकेट्स लगा दिए गए हैं ताकि जो एक जत्थे जाते हैं बाइक राइडर्स वो भी हुल्लड़बाजी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। खास तौर पे जो खवातीन निकलती हैं उस दिन उनके लिए बड़ा ये परेशानी का सिस्टम बनता है। उनके लिए एलीट फोर्स में खवातीन का गश्त बढ़ाया गया उस दिन। सही। डॉल्फिन फोर्स में ऑलरेडी खवातीन शामिल हो चुकी हैं। वो स्पेशल उन एरियाज में पेट्रोलिंग करेंगी जहां पर खवातीन का ज्यादा आना जाना है, लाइक किसी पार्क में, किसी खवातीन अलग जो पार्क है वहां पे, और कोई मार्केट्स जो है वहां पे जो एक दिन पहले ज्यादा रश हो जाता है, वो खवातीन पेट्रोलिंग वहां पर ही करेंगी। इंतजाम बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में ये बात कहता हूं कि जितनी हमारी स्ट्रेंथ है, जितनी हमारी पॉपुलेशन है उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जी। हमारी स्ट्रेंथ इन तमाम हुल्लड़बाजों को कंट्रोल नहीं कर सकती, हर उस जगह नहीं पहुंच सकती जहां पर ये मौजूद है। इसलिए हमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए, हमें खुद पर भी हद नाफज करनी चाहिए कि हम सेलिब्रेशन करें, हम हल्ला गुल्ला भी करें, लेकिन वो हल्ला गुल्ला, वो सेलिब्रेशन किसी के लिए तकलीफ का बायस नहीं बननी चाहिए। ये जो मोहल्ले के मोअज़्ज़िज़ीन हैं, बुजुर्ग हैं, घरों के बुजुर्ग हैं, उनको भी बच्चों को समझाना चाहिए, खासतौर पर नौजवानों को, और ये मसाजिद में उलमा कराम को भी समझाना चाहिए। अब जिस तरह कल जुम्मा था, हमारी मस्जिद में जुम्मा के दिन ये बातें समझाई गई हैं। तमाम उलमा कराम अपने खुतबात में ये बातें समझाएं कि सेलिब्रेशन कोई भी मना नहीं, लेकिन उसकी हदूद मुकर्रर है। जो सेलिब्रेशन किसी के लिए तकलीफ का बायस बनेगी वो फिर सेलिब्रेशन नहीं, वो फिर जुर्म बन जाएगा। और वैसे भी ये हुल्लड़बाजी करना और असले की नुमाइश करना अली रजा और वन विलिंग करना, इससे तो आपकी खुद की भी जान का खतरा रहता है कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचे, और दूसरे के लिए तो प्रॉब्लम होती ही होती है। वन विलिंग की वजह से हमने देखा है गुज़िश्ता सालों में बहुत सारे हादसात होते हैं। खुदा ना खास्ता आपकी जान बड़ी कीमती है, आपकी जान चली जाए या किसी के लिए मसला हो जाए, कोई एक्सीडेंट या इस तरह का कोई भी नागानी वाकया, तो वो आपकी खुशी एकदम से सोग में बदल जाए। उससे बेहतर है कि उसको एक मुनज़्ज़म तरीके से आप सेलिब्रेट करें। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत से वाक़यात सामने आते हैं जिसमें वन व्हीलिंग के दौरान जो है वो लड़के, नौजवान, यंग जो घर के कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं जो घर में सिर्फ अकेला ही एक लड़का होता है और तमाम बहनें होती हैं और फैमिली पूरी की पूरी जो है वो सोग में मुब्तला हो जाती है और जश्न का दिन होता है। हालांकि लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात सामने आ चुके हैं। हैप्पी न्यू ईयर नाइट पर बहुत ज़्यादा इस हवाले से होती है फायरिंग। देखिए, आपने सेलिब्रेट करना है, आप कुछ अलग करके दिखाएं, कुछ डिफरेंट करके दिखाएं, जिससे पता चल सके कि आपने जश्न जो है अपनी आज़ादी का दिन जो है वो मनाया। लेकिन आप अगर इस तरीके से वन व्हीलिंग के ज़रिए या किसी को तंग करके या फायरिंग करके आप मनाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि एक आप अच्छे पाकिस्तानी होना जो है वो साबित करें कि मैं एक अच्छा पाकिस्तानी हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करवाई जा रही है तो हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जो नेशनल प्लेयर हैं, वो 14 अगस्त वाले दिन या इस मंथ में वो ग्राउंड्स में नजर आने चाहिए। वो इस दिन को बताएं प्लेयर्स को कि किस तरीके से जो है वो 14 अगस्त में, और आप इस झंडे की हमने किस तरीके से कदर करनी है। अगर ये झंडा पूरी दुनिया में लहराना है और हर मैदान में ये अगर इस झंडे को गाड़ना है तो आपको इस तरीके से उस मुल्क के लिए डिफाइन करना पड़ेगा। जिस तरीके से रिसेंटली अर्शद नदीम ने पेरिस में तारीख रकम की है और पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान का जो झंडा है वो इस तरीके से बुलंद है, क्योंकि जब झंडे बुलंद किए गए उसमें बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तान का झंडा जो है वो ऊपर था, सबसे ऊपर था। और उसके बाद बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई और यही एक अच्छे प्लेयर होने का बताने का तरीका कि एक अच्छा प्लेयर इसको कहते हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस दफा जब हम 14 अगस्त मनाएंगे तो हम गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। और इस तरह की एम्स हम सबको अपनी लाइफ में रखने चाहिए कि आज 14 अगस्त है, हम देखें कि कलम की ताकत पे हमने मुल्क हासिल किया, ये आज़ादी हासिल की है, ना कि असले के जोर पर। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो बच्चों को समझानी चाहिए। इसमें पेरेंट्स का, टीचर्स का कितना किरदार इंपॉर्टेंट हो सकता है स्कूल्स में, क्योंकि तकरीबात होती हैं। अब भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जो तकरीबात करते हैं, लेकिन पेरेंट्स बच्चों को भेजते नहीं, उस तरह से अपनी एक्टिविटी में मसरूफ होते हैं। कुछ बच्चे जाते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा इस मामले में हम गफलत बरत जाते हैं। तो इसमें अपनी जिम्मेदारी को समझना कितना जरूरी है और एज सिटीजन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। देखिए, ये सीखने के लिए सबसे पहले तो घर से सिलसिला शुरू होता है, माँ बाप का। जब हम लोग छोटे थे
तैयब साहब इस चीज को मानेंगे कि मिली नगमे लगते थे 14 अगस्त वाले दिन, और ऐसे मिली नगमे होते थे, यकीन करे दिल करता था कि बॉर्डर चले जाए और वहां पे जाकर उन लोगों से अभी बदला लेकर आए कि किस तरीके से वो इस तरीके के मिली नगमे होते थे। अब आप उस सॉन्ग और वो चीजें निकाल कर देख लें, वो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, वो म्यूजिक हमें दिखाई नहीं देता, वो मिली नगमे हमें जो है वो सुनाई नहीं देते, ना दिखाई देते हैं। तो ये एक बड़ा होता था कि नई नस्ल को दिखाने के लिए कि हमारा मुल्क किस तरीके से जो है वो बना है। अगर घर से हम लोग ये चीज सिखाएंगे और उसके बाद जब हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल में उन बच्चों को बताएंगे कि आज 14 अगस्त है और इस दिन में क्या क्या हुआ था। हर एक बच्चे का अपना एक माइंड है, उसको उसके माइंड के मुताबिक उसको समझाना चाहिए ताकि उसके अकल में, उसके माइंड में ये बात बैठ जाए कि किस तरीके से हमारा जो है वो मुल्क बना। और एज ए हमें पाकिस्तानी होने के नाते हमें भी चाहिए कि हम बताएं पूरी दुनिया को कि हम किस तरीके से ये दिन मना रहे हैं, लोगों तक ये मैसेज जाए कि हम इस दिन को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करें। और हमारा अंदाज जो है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमने मस्जिद में जो उलमा कराम है, जिस तरीके से साहब तैयब साहब ने कहा कि उलमा कराम जो है वो मस्जिद के अंदर लोगों को खुतबे जो जब देते हैं वो बताएं कि किस तरीके से ये कुर्बान हुआ और किस तरीके से कुर्बानियां दी गई हैं। इसी तरीके से प्लेयर जो हैं वो ग्राउंड के अंदर बताएं, और जो फैमिली और खास कर वालिदैन माँ बाप है वो अपने बच्चों को इस चीज के हवाले से बताएं। आप यकीन करें, आप 14 अगस्त वाले दिन देखिएगा बच्चे इस एक्टिविटी करने की बजाय यहाँ तो फिर लोग टूर्स के लिए बाहर कहीं चले जाएंगे, यहाँ तो फिर उनको ये होगा कि शाम का डिनर और दोपहर का खाना किसके घर खाना है। हमारे फोकस इन चीजों पे हो गया। छुट्टी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम दिन को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, हम 14 अगस्त को नहीं कर रहे हैं। हमें यह है कि इस दिन छुट्टी है, इस दिन, और साथ में ये भी दुआ करें या अल्लाह 14 अगस्त या कोई दिन ऐसा है उसके साथ मेरी जो ऑफिस की छुट्टी है वो भी कहीं मिल जाए मुझे, ताकि 2-3 दिन मैं एंजॉय करके आऊँ। और वैसे हम भूखे बैठे हैं। बिल्कुल। और मुझे याद है कि जब हमारा बचपन चलता था तो बड़े मजेदार से टैब्लोज होते थे, बड़े जबरदस्त सेट थिएटर भी होता था, हमें डिफरेंट तरह की पेंटिंग्स भी दिखाई देती थी। तो इस तरह की क्रिएटिव चीजें करनी चाहिए जिससे क्रिएटिविटी भी आपकी उभर के सामने आए और आप इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एफएम। यौम आज़ादी का दिन बहुत करीब आ गया है। इस दिन की अहमियत को समझने के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री पर नजर डालें, किस तरह से हमारे लीडर्स ने हमारे लिए अनथक मेहनत की है और बड़ी मोहब्बत से, बहुत प्यार से और बड़ा मोहब्बत बड़ा पैगाम भी दिया है। शायरी के जरिए हम देखते हैं और उसके बाद कलम के जोर पर सब किया है, तालीम को इतना ज्यादा फोकस किया है। कहीं ये नहीं लिखा है कि बाजे बजाकर लोगों का सुकून हराम करके और फिर आप अपनी आजादी का जश्न मनाएं। तो ऐसी चीजों से इज्तनाब करना चाहिए। और सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से हम बात कर रहे हैं और इसी तमाम सिलसिले में हम देखते हैं कि STOPs को हदायत जारी की गई है CPO फैसलाबाद की जानिब से कि उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन्स को लॉन्च करना है। उस अवेयरनेस कैंपेन को किस तरह से डिजाइन किया गया है और उसमें क्या क्या चीजें हैं जिसे मलहूज़े खातिर रखा जाएगा, ज्यादा फोकस किया जाएगा ताकि लोगों तक ये आगाही मुहिम को अच्छे तरीके से पहुंचाया जा सके। इस हवाले से जीनत सिटी ट्रैफिक पुलिस के भी और पुलिस डिपार्टमेंट के भी एजुकेशन यूनिट ऑलरेडी काम कर रहे हैं जो कवानीन के हवाले से लोगों में अवेयरनेस पैदा करते हैं। अब ये जो ख़ास कैंपेन है 14 अगस्त के हवाले से कि आप जश्न मनाएं, लेकिन आपका जश्न किसी के लिए तकलीफ का बायस नहीं बनना चाहिए। जो बस स्टैंड्स हैं वहाँ पर जाकर वो लेक्चर दे रहे हैं, जो NGOs हैं उनके दफातर के कोई NGO अगर डेफ्स के लिए काम करती है, कि अंधे बहरों गूंगे बहरों के लिए काम करती है, वहाँ पर जाकर उनके साथ मिलके ये लेक्चर दे रहे हैं। सिविल सोसाइटी की जितनी भी जो तंजीमें हैं, यूनियंस हैं, उनके साथ मिलकर लोगों तक और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ज़रिए पुलिस डिपार्टमेंट ये पैगाम दे रहा है कि आप लोग कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें। लेकिन इन सारी अवेयरनेस के बावजूद अवेयरनेस हमारे घर से शुरू होनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को ये अवेयर करना चाहिए कि बेटा आपकी खुशी किसी के लिए अगर तकलीफ का बायस बन जाए फिर वो खुशी खुशी नहीं रहती, वो खुशी आपको भी सुकून या खुशी नहीं देगी। और साथ ही साथ इन्फोर्समेंट कैंपेन भी शुरू की गई है। अच्छा। जिस तरह ये बाजियों के आपने बताया कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, जो मैकेनिक हैं बाइक्स ठीक करते हैं, उनको पुलिस ने बाकायदा तौर पर बड़ी सख्ती से वार्निंग दी है कि अगर किसी ने अल्ट्रेशन की गाड़ी में उसको वन व्हीलिंग करने के लिए बनाया, वो साइलेंसर निकाल दिया,
वो बांसुरी कहते हैं अली शायद यार, वो साइलेंसर में से बांसुरी निकालते हैं। अच्छा। वो अक्सर वो होल उसका साइलेंसर का कुछ थोड़ा सा उसमें से कुछ निकालते हैं, इतना धुआंधार वो सारा माहौल कर देती है ना, माहौल और नॉइस पोल्यूशन भी है और दूसरा भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। तो उस पर उनको बड़ा पैगाम दिया गया कि अगर किसी ने अल्ट्रेशन की तो जो पकड़ा गया उसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होगा, बाइक बंद होगी, लेकिन उससे ये पूछा जाएगा कि ये अल्ट्रेशन करवाई कहां से है, वो मुकदमा भी दर्ज होगा, उस बंदे पे भी दर्ज होगा। ये सारी चीजें पुलिस अपने तय कोशिशें कर भी रही है, लेकिन पुलिस सिविल सोसाइटी को लूप में लेने की कोशिश कर रही है कि जब तक सिविल सोसाइटी, अगर एक मोहल्ले की सोसाइटी है, अगर वो अपनी मीटिंग करके मोहल्ले में डिसाइड कर लें कि भाई हम में से कोई वायलेशन नहीं करेगा, तो यहाँ से आस्ता आस्ता फिर ये पूरे हमारे मुल्क तक ये बात जाएगी कि हम वायलेशन नहीं करेंगे। लेकिन जीनत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी हर सेलिब्रेशन को वायलेशन समझा जाता है कि शायद ये वायलेशन करेंगे तो सेलिब्रेशन होगी। हवाई फायरिंग की जाती है, जिस वन व्हीलिंग की जाती है, हुल्लड़बाजी की जाती है, खवातीन का बाहर निकलना मुहाल है, ये बड़ा ही जुल्म है। पर हमारे यहाँ स्पेशली हमने देखा है कि ईद, शब रात, दिन दहाड़ कोई भी त्यौहार हो तो फैमिलीज नहीं प्रेफर करती कि खवातीन को अकेले घर से बाहर भेजा जाए। हालांकि ये बड़ी गलत एक चीज बन जाती है, और ये गलत किसने किया, हम लोगों ने किया है। उसके अलावा भी मैंने देखा कि SHO को भी बड़ी हदायत है कि अपने अपने इलाके में फ्लैक्सेस के जरिए वो ये अवेयरनेस कैंपेन्स को आगे बढ़ाएं, और इसके खिलाफ अगर तमाम चीजों करने के बाद अगर कानून की खिलाफवर्जी की जाती है तो जुर्माना इसका कितना है, कैद तो होगी, जेल की हवा तो खानी पड़ेगी, साथ में क्या कोई जुर्माने वगैरह भी करने पड़ेंगे? मुख्तलिफ सजाएं हैं, जुर्माने कोर्ट के पे होंगे, कोर्ट अगर मुनासिब समझेगी इनको जुर्माना फाइन करना है, फाइन कर देगी, कोर्ट समझेगी इनको सजा देनी तो सजा भी हो सकती है। अच्छा। और जो इस हवाले से सेलिब्रेशन की वायलेशंस हैं उनकी कम से कम 6 माह से शुरू होकर सजा 5 साल तक जाती है। अच्छा। प्लस फाइन भी हो सकता है, 2 से 5 लाख तक फाइन भी हो सकता है। ये कोर्ट के एंड पे है कि वो सिर्फ सजा देती है या फाइन भी करती है। लेकिन अगर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, आपका कैरियर तबाह हो जाएगा। जब तक आप उस मुकदमे में क्लियर नहीं होते, जी, बेगुनाह नहीं होते, इनोसेंट साबित नहीं होते, आप आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। और इस तरह की वायलेशन में 99% जुर्माना होता ही है। आपको छोटी मोटी 1-2 दिन की बेशक सजा होती ही है। और अगर आप सजा याफ्ता डिक्लेयर हो गए, अगर रिकॉर्ड में आ गए, तो फिर आप कोई सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकेंगे लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम। अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब नहीं कर सकेंगे, आप आउट ऑफ कंट्री जॉब नहीं कर सकेंगे, आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। तो खुदारा अपने बच्चों को, नौजवानों को समझाएं कि सेलिब्रेशन जो वायलेशन के साथ होगी वो वक्ती तौर पर भी आपके लिए तकलीफ का बायस बनेगी, लोगों के लिए भी बनेगी, लेकिन इन फ्यूचर भी आपका फ्यूचर फिर तबाह होने का खतरा। बिल्कुल बिल्कुल। और कैरियर पर अगर बात आए तो एक दिन की सेलिब्रेशन पर इस तरह का मेरा ख्याल है रिस्क लेना एक बहुत बड़ी हमाकत होगी। अच्छा, साथ ही साथ हम देखते हैं, जैसे अभी भी मैं देख रही हूँ कि रोड साइड्स पर स्टॉल्स भी लग गए हैं, बाजे बाकायदा हमें उस पर नजर आ रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए आप देख रहे हैं अली कि किसी तरह का पुलिस की थोड़ी सख्ती मजीद बढ़ेगी आने वाले दिनों में? और उनका कहना तो यही है, जितने स्टॉल्स वाले हैं, कि ये कारोबार का दिन है, सीजन है, तो डिफरेंट तरह की तारीबाज जिसने पैसे कमाने हैं, तो उनके कारोबार में भी थोड़ी सी, उनको कारोबार करने में भी थोड़ी मुश्किल आएगी। देखिए, जिस तरीके से अब समनाबाद के SHO ने जो है वो कार्रवाई की है और बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया है लोगों को, अगर इसी तरीके से तमाम अपने इलाके के जो SHOs हैं वो अगर कार्रवाई करेंगे तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक जो है वो इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाएगा। जिस तरीके से खुलेआम एक चीज़ जो है वो सेल हो रही है, जिसमें अगर मैं किसी स्टॉल पर किसी बच्चे को लेके जाता हूँ, वो किसी और चीज़ को लेने के बजाय बाजे के ऊपर जो हाथ रखता है, जब उसको बाजा दिखाई नहीं देगा तो उसको दूसरी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसको ये होगा कि मैं यही चीज़ें खरीदनी है, मुझे यही लेके दी जाएंगी। तो मार्केट में जब उसको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी तो बच्चा नहीं लेगा। अब जब किसी बच्चे को एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जब देखते हैं कि उसके पास है, उसके बाद फिर बच्चा जिद करता है और वालिदैन को होता है कि हाय मेरा बच्चे के पास नहीं है, उसके पास है, तो उसको लाकर देते हैं। तो ये चीजें जो है वो खत्म करनी पड़ेगी। इसी तरीके से ईद के दिनों में आपने देखा होगा कि आप 14 अगस्त में बाजे, ईद के दिनों में वो गन लेकर दी जाती है बच्चों को, और वो मेरा ख्याल है आप बच्चों को खुद क्रिमिनल बना रहे हैं कि बच्चे को छोटी उम्र में बता रहे हैं कि किस तरीके से फायर मारना है, किस तरीके से ये पिस्तौल चलता है। और अक्सर उसके अंदर शेल या जो भी चीज वो प्लास्टिक का बनाया हुआ है, जो गोली के नाम दिया शरले जिसको कहते हैं, तो उससे काफी नुकसान भी और सोशल मीडिया पे दिखाई दे। किसी की आंख में अगर वो खुदा ना खास्ता लग जाता है, उसकी आंख ज़ाया हो जाती है। तो हम खुद बच्चों को ऐसी चीजें लेकर दे रहे हैं जिससे हमारे बच्चों का
जो है वो नुकसान हो रहा है। हम अपने बच्चों को खुद तैयार कर रहे हैं इन चीजों के लिए कि कल को वो बाहर निकले और वो क्रिमिनल बने, उसको आसानी के तरीके से पता चले कि जो है वो पिस्टल किस तरीके से चलाना है। अभी रिसेंटली कल मैं अपने ही चैनल पे एक खबर देख रहा था कि किसी बच्चे ने जो है वो पिस्तौल घर का जो था वो उसको चेक कर रहा था और उसके फायर लगा और बच्चा जान बक हो गया। वो उसे इस चीज का इल्म नहीं था कि ये बच्चे के कोई ये असल है या नकल है। वो उसको साथ वो खेल रहा था उसी दिनों की तरह। तो जब हम अपने खिलौनों से बच्चों के अंदर जो अट्रैक्शन आती है ना, वो फिर उनको उम्र के हिस्से जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है वो अट्रैक्शन और मजीद बढ़ती चली जाती है। असली की नुमाइश का जब हम कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बच्चे जरूर बचपन में जो नौजवान नस्ल है वो इन्हीं गैजेट्स के साथ खेल के, इन्हीं टॉयज के साथ खेल के बड़ी हुई होगी और वही अट्रैक्शन अब उनको असली गन्स में भी चाहिए होती है। उनको लगता है कि सेलिब्रेशन इसके बिना अधूरी है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे लेकिन राइट आफ्टर दिस। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। यौम आज़ादी के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस दिन को जरूर सेलिब्रेट करें, लेकिन साथ ही साथ कानून की खिलाफ वर्जी हरगिज नहीं कीजिएगा, वरना आपको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी, हैवी जुर्माने भी भरने पड़ेंगे। और सिर्फ 1 या 2 दिन की बात नहीं है, आपके पूरे के पूरे करियर खराब हो सकता है। नौजवान नस्ल के सामने पहले ही हमारे हम देखते हैं कितने सारे मसाइल हैं। उन मसाइल में एक इजाफा और अपनी जिंदगी में परमानेंटली कर लेना, ये मुझे लगता है कि अक्लमंदी की बात नहीं है। तो कोशिश करें कि इस तरह की एक्टिविटी से दूर रहें, दिन को सेलिब्रेट जरूर करें अपनों के साथ, प्यारों के साथ। सबसे मजेदार चीज ये भी होती है कि आप घर में मजेदार से खाने भी बना सकते हैं। मैं देख रही होती थी अक्सर खवातीन तो इसी तरह के स्टेटस लगा रही होती हैं जिसमें एक चावल का रंग ग्रीन होता है, दूसरे का तरफ आप देखते हैं कि व्हाइट कलर के राइस पड़े होते हैं। तो इस तरह की मजेदार से एक्टिविटी करें, पेंटिंग करवाएं अपने बच्चों के साथ बैठ के, उनके साथ आप भी उस पेंटिंग का हिस्सा बने, बच्चों के साथ भी करवाएं। तो छोटी सेलिब्रेशंस के साथ अपने घरों में अपने रिश्तेदारों के इकट्ठे कर लें। और अब बात करें इस दिन के हवाले से, इस दिन की इंपॉर्टेंस के हवाले से, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शहर को मुनज़्ज़म करने के लिए और कानून को यहाँ पे नाफिज करने के लिए सर जोड़ के बैठा है, तो वो खुद कैसे इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे, उस हवाले से भी मुझे बताइएगा कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और वो किस तरह से खुद इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। जीनत, उनकी सेलिब्रेशन जिस तरह उनकी ईद सेलिब्रेट होती है, जिस तरह उनके दीगर इवेंट्स सेलिब्रेट होते हैं कि वो ऑन ड्यूटी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देकर ही वो सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन कुछ साल पहले तक अलग अलग तकरीबात हुआ करती थी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की अलग, पुलिस डिपार्टमेंट की अलग, बल्कि जितने भी प्रोविजनल डिपार्टमेंट है वो अलग अलग अपनी सेलिब्रेशन करते थे। 14 अगस्त को एक इवेंट उनका ऑर्गेनाइज किया जाता था अब हर डिपार्टमेंट के अपने लेवल पे। लेकिन ये को पिछले 5-6 साल से अब एक ही ज्वाइंट इवेंट होता है इनका कमिश्नर ऑफिस, या कमिश्नर ऑफिस होता है या जिला कौंसिल चौक में। लास्ट टाइम शायद जिला कौंसिल चौक में हुआ था। उसकी जो हेड होती हैं उस इवेंट की वो कमिश्नर होती हैं इसलिए कह दिया कि चूंकि इस वक्त फीमेल है वैसे कमिश्नर ही होते हैं। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर भी उसमें शामिल होते हैं, आरपीओ, सीपीओ, सिविल डिफेंस, आपके रेस्क्यू 1122, आपके जेल डिपार्टमेंट, इन तमाम के जितने भी प्रोविजनल डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के हेड्स, डिस्ट्रिक्ट के हेड्स और रीजनल हेड्स वो उसी जगह पे एक ही जगह तकरीब होती है। उसमें परचम कुशाई भी की जाती है, परचम बुलंद किया जाता है और वहाँ पे तकारीर, स्पीच भी होती है और छोटी सी एक वाक भी करके उसके बाद ये जो कैडेट डिपार्टमेंट्स के लेवल पे सेलिब्रेशन यहाँ तक ही है, बस खत्म हो जाती है। अब देखें, सेलिब्रेशन हमारी लोग इससे भी जान छुड़ाना शुरू हो गए हैं। जब हमारी समर वेकेशन इस बार बच्चों को दी गई है, जो उनके खत्म होने का टाइम दिया गया है वो 15 अगस्त दिया गया है कि आप 15 अगस्त को दोबारा स्कूल रीओपन होंगे। आप ये जुल्म देखें कि क्या किसी स्कूल में फिर 14 अगस्त की कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी, कोई इवेंट नहीं होगा। हम जब छोटे थे हर स्कूल में बाकायदा स्पीच कंपटीशंस, ड्रामास, टैबलो पेश किए जाते थे और खाके पेश किए जाते थे, किस तरह कुर्बानियां देकर ये मुल्क हासिल किया गया, हिजरत दिखाई जाती थी, किस तरह लोग वहां पे जो वेल सेटल लोग थे किस तरह कसम पुर्सी में वापस अपने मुल्क पाकिस्तान आए हैं। ये सारी चीजें बच्चों के माइंड में रिकॉल की जाती थी। हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि 14 अगस्त को हुआ क्या था, और उसमें ऑप्शन भी नहीं होता था कि आप जाएंगे या नहीं, आपको जाना ही पड़ता था। बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी था। झंडे की इंपॉर्टेंस हम सबको समझने की बड़ी जरूरत है।
टाइम पे भी मैं जरूर चाहूंगी कि हम इस चीज को भी हाईलाइट करें कि लोग एक दिन के लिए झंडे के साथ आजकल, क्योंकि डिजिटल दौर हो गया है, वीडियोस बनाते हैं, टिकटॉक पे आते हैं, स्टेटस लगाते हैं, उसके बाद आप देखते नहीं हो कि आपने उस झंडे की तकरीम का, उसकी जितना उसकी सरबुलंद उसको होना चाहिए उसका ख्याल रखा है या नहीं रखा है, वो कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं। तो ये चीज भी बड़ा है कि पहले तो झंडियों का एक बड़ा दौर हुआ करता था, पता नहीं अब झंडियां बाजारों में हैं या नहीं, क्योंकि मेरा तो चक्कर नहीं लगा, मैंने तो नहीं देखी है। पहले बड़ा ये होता था कि आप घरों के अंदर भी सजावट कर रहे हो, मोहल्लों को भी सजा रहे हो, और उसके बाद नेक्स्ट डे बड़े आराम से, बड़ी एहतराम से उसे उतारा भी जाता था। अब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं झंडे या झंडियां हमें रोड साइड पे दिखाई देती हैं, तो इस तरह की चीजों से भी हमें ख्याल करना चाहिए। अब न तमाम तर चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया पे हो गई हैं। हमारे मोबाइल में ऐसे फिल्टर आ चुके हैं जिसके ऊपर मुंह के ऊपर झंडा भी बन जाता है, और पीछे जो है वो मिली नगमा भी लग जाता है। तो हमारे जो लोग हैं वो ज्यादातर इस चीज पे फोकस करना शुरू हो चुके हैं। झंडियां बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं, उस तरीके से मार्केट में नहीं आती। नहीं तो अक्सर हम लोग जो देखते थे बहुत ज्यादा झंडियां जो है वो हुआ करती थी शॉप के अंदर, दुकान भरी हुआ करती थी, लेकिन 14 अगस्त वाले दिन वो भी नहीं मिल रही होती थी, यानी खत्म हो जाती थी। अब मेरा एक अलग से है कि हमने थोड़ा सा डिजिटल और सोशल मीडिया से निकलकर थोड़ा सा मार्केट में इस चीज को लेके आना चाहिए। क्यों ना हम इस दफा जो है वो, हर दफा ही इस मैसेज दिया जाता है कि हम अपने मुल्क को ग्रीन करें, हम पौधा लगाएं। बिल्कुल। और अगर पौधा लगेगा तो वो झंडा, अगर जैसे जैसे वो पौधा ऊंचा होगा, ग्रो करेगा, और आप ये समझे कि वो मेरा झंडा जो है वो बुलंद हो रहा है और मजीद बुलंद हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि तमाम तर बच्चों को इस चीज पे फोकस करें कि हमने ना तो इस दफा पां लेनी है, बल्कि हमने छां लेनी है। और छां जो है वो हमने अपने घरों के आगे और अपने गली मोहल्ले में लगानी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो और आने वाली नस्लों के लिए ये बड़ा मसला बनेगा, तो उन चीजों को मतलब क्या पॉजिटिव चीजों की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। हम वैसे भी देखते हैं कि फैसलाबाद में बहुत सारे पार्क्स, बहुत सारे ग्राउंड्स कूड़े की नजर हो जाते हैं। कूड़े की ढेर की बजाय अगर वहां पे पौधे होंगे तो पूरे मुल्क में भी एक तो फिजा साफ होगी, और शहर की अगर खासतौर पर बात करें इंडस्ट्रियल सिटी है तो यहाँ पर माहौल बड़ा साजगार हो जाएगा। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और हमेशा से हम टैलेंट की कदर करते हैं, चाहे वो किसी भी शोबे से हो, किसी भी। और सबसे अमेजिंग बात ये रहती है कि पाकिस्तान में टैलेंट तो मौजूद है, उस टैलेंट की कोई भी कैद नहीं है, ना एज के लिहाज से, ना ये कहा जाता है कि आप बिल्कुल नौजवान हैं तो ही आप ये काम कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपके अंदर उसके अलावा कोई और टैलेंट नहीं हो सकता। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, हर तरह का टैलेंट मौजूद है। और जब हम बात करते हैं शायरी की, मुसव्वरी की और लिखने की, ये तो एक बड़ा जबरदस्त सा माहौल क्रिएट हो जाता है। उसके साथ ही साथ एक चीज और बड़ी जबरदस्त है कि हम अपने एहसासात का इजहार बड़े खूबसूरत अंदाज से कर सकते हैं, कलम के जरिए, पेंटिंग के जरिए, रंगों के जरिए। वैसे ही हमारी जिंदगी में रंगों की बड़ी कमी है, आजकल मसाइल बहुत ज्यादा हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के जरिए इस तरह के मेहमान बुलाएं जो आपकी जिंदगी में रंगों के साथ बात करते हुए आपकी जिंदगी में रंग भर दें, और वो अपनी जिंदगी में किस तरह से रंग भरते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये मुसव्वरी, शायरी, लिखने लिखाने का काम और उसके साथ मौसीकी, ये बड़े जबरदस्त माहौल बना देते हैं। तो आज भी हमारे साथ एक बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी मौजूद है, जो बिजनेसमैन तो हैं ही, कारोबार तो बड़ा ही एक्सपर्टी रखते हैं कारोबार में और काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका खुद का ज़ौक, उनका शौक शायरी है, मुसव्वरी है, और मजे की बात यह है कि कंटेंट राइटिंग भी करते हैं। सोशल मीडिया का बड़ा दौर है, सोशल मीडिया पर लोग उनको फॉलो करते हैं और अपनी सर्टन ऑडियंस को वो किस तरह से पैगाम पहुंचाते हैं, क्या उनके पीछे का माइंडसेट रहता है, ये तमाम बातें हम उनके साथ बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि उनकी जात के बहुत सारे रंग हम आज निकाल कर बाहर लेकर आएं, आपको उनसे सीखने को आई एम श्योर बहुत सारा मिलेगा। तो बड़े मुमताज शायर हैं, मुसव्वर हैं, कंटेंट राइटर हैं, और भी क्या क्या उनको शौक है, क्या क्या करते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। अदनान बेग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्रिया, आपने इतना भरपूर तारुफ कराया। वो इसके लिए एक प्रोवर्ब है फारसी का, मन आनम के मन दानम। अरे वाह, मतलब आप इतना अच्छा तारुफ के बाद वो होता है कि मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं। होता यह है कि सबको अल्लाह ताला ने कोई ना कोई एक वस्फ, कोई क्वालिटी दी है, बिल्कुल, तो हमें सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना होता है। तो
मेरा ख्याल है सबको करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ एक चीज पे सर्टेन स्टक नहीं होकर बैठे हैं, अब बड़े अच्छे से अपना बिजनेस भी करते हैं और उसके साथ इस तरह की एक्टिविटी भी रखते हैं। इंसान के अंदर का बच्चा बचपन हमेशा जिंदा रहता है मेरा ख्याल है किसी तरह के शौक के साथ, और आप पे बड़ी गहरी नजर भी होती है सब लोगों की कि अच्छा अब यहाँ से, क्योंकि अल्फाज हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि जैसे मैंने बात की कंटेंट राइटिंग की कि आप सोशल मीडिया पे वो भी करते हैं, तो ये सफर कैसे शुरू हुआ? क्योंकि अभी तक तो आप शायरी कर रहे थे, मुसव्वरी कर रहे थे, कंटेंट राइटिंग की तरफ आना ये बाय चांस था या फिर क्या कोई इंसिडेंट था कि जिसने आपको मजबूर कर दिया लिखने पे? ये बाय चांस था। हुआ ऐसे कि जैसे लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं ना, FLF फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल, LLF होता है लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल, तो मुझे एक फेस्टिवल में बुलाया गया। तो एक मुझे साथ ये रिक्वेस्ट आई कि आप ना एक सोशल मीडिया के लिए एक वीडियो, उसका कोई खास नाम है, वो बनाकर भेज दें। ठीक है। तो उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्रीज का छोटा छोटा काम तो मैं करता था, लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह का काम कभी नहीं किया। तो एक नौजवान शहजाद, उसको मैंने बुलाया था कि वो हमारा जो यहाँ हमने एक फैसलाबाद आर्ट सर्कल बनाया, उसका बहुत सारा काम था कि उसको एडिट कर दो। तो मैंने कहा यार ये एक रिक्वेस्ट आई है, इसको तो रिकॉर्ड कर दो। उस वक्त मैं कुछ काम कर रहा था। अच्छा। तो उसने कैमरा सीधा किया, तो मैंने बोलना शुरू कर दिया कि ये है हो रहा है, फेस्टिवल हो रहा है, तो मैं भी आऊँगा ऐसे। तो उसने कहा ठीक है सर, ओके। कहता सर शायरी क्या होती है? मैंने 2 जुमले बोल दिए। उसने कहा सर इश्क क्या होता है? ऐसे उसने ना 5, 6, 7 बातें की। तो रिकॉर्ड करता रहा। तो उसने फिल्म पढ़ी हुई है, फिल्म ग्रेजुएट है। तो कहता सर एक बात बताऊं कि मैंने जिंदगी में ना 2-3 लोग ऐसे देखे हैं कि जो ऐसे फिल्म दी और पूरी बात कर सकते हैं, तो आप ये बातें करें। हाँ। मैंने कहा यार मैंने पुट्ठे काम ना ला, ये मेरा काम नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया का एक जो कॉन्सेप्ट हमारा था ना कि वो या तो बंदा बात करे, कोई थॉट आउट बात हो, बिल्कुल, और अगर आपने कोई थोड़ी सी एंटरटेनिंग बात भी करनी है तो वो किसी पैराए में हो, किसी अदब के पैरामीटर में हो। उसने ये कह के मुझे किया और फिर वो 1 साल से ज्यादा हो गया थोड़ा थोड़ा कर रहा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और भी जरूर जानना चाहूंगी कि जैसे आपने अपना ही इंसिडेंट कहा कि फिल्म बदी, उन्होंने कुछ वर्ड्स बोले और आपने बताया, हमेशा से जब भी बात की जाती है हसासियत की, एहसासात की, जज्बात की, तो हमेशा से ये कहा जाता है कि औरत बहुत नाजुक है। सबसे ज्यादा तो मैं देखती हूँ कि शायरी करने वाले मर्द हजरात की तादाद भी उतनी है, खवातीन की तादाद भी उतनी है। तो मर्द के अंदर हसासियत कितनी होती है, वो आप क्या समझते हैं, जो कि आपके अल्फाज के जरिए हमें दिखाई देती है और डिफरेंट तरह से आप उसका इजहार करते हैं, आपके अंदर के इमोशंस? हमारा मर्द अपने अंदर के इमोशंस को दबा लेता है, क्या ये सही है? देखिए, मोहब्बत में और शायरी में ना कोई औरत होती है, ना कोई मर्द। क्या बात है, बहुत वो भी इंडिविजुअल है, वो भी इंडिविजुअल है। ये वैल्यूज होती है, किसी सोसाइटी की वैल्यू होती है कि वो औरत को दबा के रखती है कि नहीं तुमने ये बात करनी। हमारी तारीख में मुगल बादशाहों की जो डायनेस्टी है, उनकी औरतें 2-3 ऐसी हैं जो बहुत अच्छी शायरा थी, 2-3 किताबें थी जी, और सूफिया थी उनकी। लेकिन वही कि एक सर्कल छोटा सा था और ये कहा जाता था कि नहीं औरत अगर शायरी करती थी तो वो मर्द बन के करती थी। बिल्कुल। वो ये नहीं कह सकती थी कि मैं कहती हूँ, मैं कहती हूँ, वो कहती मैं कहता हूँ। ये अदरवाइज मोहब्बत, इश्क औरत भी वैसे ही करती है, मर्द भी वैसे ही करता है। इश्क हम करते क्यों हैं? असल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल हैं जी। एस्थेटिक यूनिवर्सल है, हर जगह है। मैथमेटिक्स यूनिवर्सल है, हर जगह है। ऐसे ही हुस्न जो एस्थेटिक का हिस्सा है वो हर जगह है, उसकी खास कंपोजिशंस होती हैं। हमें नहीं पता चलता कि हम उसकी तरफ क्यों खिंचे चले जाते हैं, माइल हो रहे हैं क्यों उसकी तरफ। लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा हुस्न, ऐसी कंपोजिशन होती है जो हमें अपनी तरफ खींच लेती है। ये है हुस्न। और जहां हुस्न होगा वहां इश्क तो होगा। अरे वाह वाह वाह। और शायरी भी होगी? शायरी भी होगी। शायरी तो इजहार ही मोहब्बत का आला तरीन इजहार है। अच्छा, कभी ऐसे हुआ है कि आपने कोई अपनी पेंटिंग की हो और उस पेंटिंग को देखने के बाद उस पर कोई शायरी बोली हो या लिखी हो? कभी ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ है।
और ऐसा भी हुआ है कि किसी एक ख़ास कैफियत में एक ख़ास शेर की नज़्म की ट्रांस में रहकर पेंट किया हो। अरे वाह। मैं एक मिसाल देता हूँ। गालिब को ख़त लिखना था मैंने, तो मैं सोच रहा था कि गालिब को ख़त तो सारे बड़े लोगों ने लिखे हैं, मैं क्या लिखूँगा। तो मैंने कहा उसको ऐसे सोचते हैं कि गालिब का ज़माना पेंट करते हैं और उसमें गालिब को सोचते हैं। अब गालिब का ज़माना पेंट करने का एक डायरेक्ट मेथड था कि उस दौर के बाजार गलियां ये पेंट किया जाए। ये तो डायरेक्ट अप्रोच थी। बिल्कुल बिल्कुल। उसको एब्स्ट्रैक्ट करना था जी। अब एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी था कि आप कुछ ऐसे सिंबल्स में बात करें। तो मैंने फिर कुछ सिंबल्स में बात की। अब जब मैंने बात कर ली और मैंने कहा जी मैंने गालिब को ख़त लिखा है, तो मसला हुआ कि मैं इसको बताऊं कैसे कि सिंबल्स तो आम बंदा समझ नहीं सकता। और इत्तेफाक ये है कि जो मुसव्वरी से लोग लुत्फ लेते हैं वो भी नहीं समझते। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर अगली बात आई कि ऐसे करते हैं यार, गालिब को ख़त भी लिखते हैं और साथ ये पेंटिंग, और दोनों को मिलाते हैं। और ये जो फ्यूजन हुआ ना, ये मजे का हुआ। कि जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा अच्छा इस सिंबल का ये मतलब है, इस सिंबल का ये मतलब है। देखिए सिंबल्स जो है ना अल्लाह ताला ने हमसे पहले पैदा किए। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला ने सर्कल बना दिया चांद की शक्ल में, सूरज की शक्ल में। अब बाकी सिंबल मैन मेड हुए। इंसान ने उस चांद में से स्क्वायर निकाल लिया। स्क्वायर अल्लाह ताला ने या फितरत ने पैदा नहीं किया। दुनिया में कहीं स्क्वायर नहीं होता। अच्छा, पैदा कर लिया, फिर उसने सोचा अच्छा उसको फिर आधा कर लिया, फिर वो पिरामिड बन गया, फिर उसको मजीद करते करते शक्लें बनी। और हर शक्ल के कुछ सिंबॉलिकल मीनिंग्स हैं। तो इस तरह से जब आपको उनके मतलब का पता होगा तो आप पेंटिंग को समझ रहे होंगे। फिर गालिब को ख़त लिखा, फिर मैंने एक शाम को ख़त लिखा, हिजर को ख़त लिखा, हुस्न को ख़त लिखा। मतलब आपको मजा आने लगा। हाँ, फिर एक नई चीज बनी। फिर एक नई चीज बनी। ओल्ड मास्टर्स में वैन गॉग को ख़त लिखा, उसके भाई को ख़त लिखा, ऐसे कर। क्योंकि जब आप एक सोचते हैं ना कि अच्छा यार ख़त तो नहीं, पेंट करना है, और पेंट डायरेक्ट नहीं करना है। हाँ। इनडायरेक्ट करना है, एब्स्ट्रैक्ट करना है। एक एब्स्ट्रैक्ट में एक बात करूं जी, कि जो लकीर होती है ना, लकीर, लाइन, ये दुनिया में कहीं फिजिकल नहीं होती। अच्छा। कभी आप ये नहीं कह सकते ये मैंने लकीर पकड़ कर जरा। हाँ, लेकिन लकीर हर जगह है। जहां हम बैठे हैं स्टूडियो में, ये लकीर है, ये लकीर है, ये हाँ, हमें दिखाई दे रही है, लेकिन हम उसको मूव नहीं कर सकते। तो ये एक वो एब्स्ट्रैक्ट है जो हर जगह है। अच्छा, ये जो आपने लेटर लिखा, पेंटिंग बनाई, आप मुझे थोड़ा सा बता भी रहे थे कि आपने एक तकरीब में इसका डिस्प्ले भी हुआ, तो कैसा रिस्पॉन्स था ऑडियंस का, कितना इम्पैक्टफुल था? आपको लगता है कि इसका जो असर है वो दीगर पेंटिंग से ज्यादा था, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था, लोगों को बात समझ में आई जो आप समझाना चाह रहे थे? हाँ, मेरी तवक्को से तो शायद 10,000 गुना ज्यादा था। मैं समझ रहा था कि बड़ी फैशनेबल सी यूनिवर्सिटी है, वहाँ क्या पता होगा बच्चों को, क्या पता होगा टीचर्स को। तो अब बुलाया था तो मैं गया तो एक ईजल पे ना पेंटिंग रखी, तो साथ उस आप जैसी एक लड़की थी पढ़ी लिखी सी, तो उसने बात शुरू की कि ये एक नया मीडियम है, इसको दोनों को मिलाया। अब बच्चे बैठे हैं सारे, ठीक है। तो उसने कहा जी दिखाएं। मैंने कहा जी मैं 2-4 बातें पहले कर लूँ थोड़ा सा। मैंने जब बताया ना कि मैंने क्या किया तो बच्चों का इंटरेस्ट पैदा हुआ। हाँ। फिर जब पेंटिंग हुई, साथ वॉइस ओवर हुआ, मैंने खुद पर, तो वो इतना कमाल का था। फिर उसमें जो आउटकम था ना, वो थे क्वेश्चंस। हाँ। आपको पता चलता है कि आपकी बात कन्वे हो गई, हो गई है। वो जब बच्चों ने सवाल किए ना, फिर मुझे खुशी हुई कि नहीं, ये बच्चे वाकई फ्यूचर है हमारा। और वो समझ रहे थे और नए मानी दे रहे थे। नए मानी से एक बात है, टाइम आपके पास? हाँ, अभी बस ब्रेक पे हम जाएंगे, तो उससे पहले मैं चाहूंगी कि हम एक दीवार है ना, हाँ, एक दीवार खाली है, वो खामोश दीवार है। उसी पे अगर हम कोई आर्ट रख दें तो वो एक टॉकिंग वॉल है, बोलना शुरू कर देते। पेंटिंग दीवार की गुफ्तगू है, बिल्कुल, वो कहानियां सुनाती है। हाँ। एक स्टैटिक है कि आपने कोई लैंडस्केप बना दिया, उसमें कितनी दफा आप उसको देख लेंगे।
और ये पेंटिंग जो है ये कहानियां तो सुनाती है, लेकिन पेंटिंग्स भी बहुत तरह की होती है। पेंटिंग में किस किस तरह से हम अपने एहसास को, अपने जज्बात को उभार के बाहर लेके आ सकते हैं, रंगों का इसमें कितना इंपॉर्टेंट किरदार रहता है, और रंग, कौन सा रंग क्या बात कहता है, उसका क्या मतलब है, इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू फ्रेश शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एचएन और बड़ी मजेदार सी गुफ्तगू चल रही है। वैसे ही जब भी आर्ट से रिलेटेड बात होती है तो मेरे अंदर के सवाल और भी ज्यादा जाग जाते हैं। मेरे अंदर एक्साइटमेंट होती है हमेशा से जानने की कि हर पोइट की, हर पेंटर की, हर लिखने वाले का अपनी एक सोच होती है, उसके पीछे का अपना एक थॉट होता है। तो क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें ये सब चीजें करने पर मजबूर करती हैं? और पेंटिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे, रंग हमारी जिंदगी को बड़ा खूबसूरत बना देते हैं और मुझे तो पर्सनली रंगों से बड़ी मोहब्बत है। तो क्या वाकई रंगों के कोई मीनिंग होती हैं, पेंटिंग में से यूज किया जाता है, या सिर्फ ये खूबसूरती की एक अलामत है और फिर हम इसे डिफरेंट चीजों के साथ अपनी सोच के मुताबिक इसको अटैच कर देते हैं, मंसूब कर देते हैं? तो अदनान साहब, आपको क्या लगता है कि रंगों की तो अहमियत और पेंटिंग किस किस तरह की होती है, और रंग क्या वाकई ही हमारी शख्सियत की, हमारी थॉट की और डिफरेंट तरह की एक्सप्रेशंस की आकासी करती हैं? देखिए, हमारी जो पूरी फॉर्मेशन है ना, उसकी बुनियाद है हमारी फीलिंग्स और इमोशंस। और वेयर देयर आर इमोशंस देयर आर कलर्स, यस, वेयर देयर आर कलर्स देयर आर इमोशंस। रंग बुनियाद हैं। देखें, एक रिसर्च हुई थी आज से कोई 50 साल पहले अमेरिका में। वहाँ जो मैक्सिमम एग्रेसिव लोग थे ना, उनको एक जेल में रखा गया और उनके मुख्तलिफ पोर्शंस बनाए गए और मुख्तलिफ कलर किए गए। ये देखा गया कि किस कलर का क्या इफेक्ट है। साइंटिफिक रिसर्च थी। एक रंग का वो इफेक्ट आया कि हम आम सोच नहीं सकते कि इस रंग का भी वो था पिंक। पिंक कलर पिंक किया गया तो उनकी एग्रेशन कम हो गई। अब इसको आप वैल्यू कहें, इसको आप रंगों का मतलब कहें, इसको आप उसके इफेक्ट्स कहें, होते हैं। देखिए, ऐसा क्यों होता है कि हम शाम में उदास हो जाते हैं? इसका मतलब है कि शाम के रंगों में आपके इमोशंस जब मैच करते हैं तो वो आपको इफेक्ट करते हैं। क्यों होता है कि उजले दिन में हम ज्यादा एक्टिव होते हैं? कुछ तो रीजन होगी। लश ग्रीन किसी जगह पे जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो हम ज्यादा खुश और रिलैक्स हो जाते हैं। क्यों? इसका मतलब है कि अच्छा, एक और बात, जब हम जाते हैं ना साहिल समुंदर पर, तो हम रिलैक्स होते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्यों होते हैं? साइंस कहती है कि जो उसकी खुशबू है ना रेत की, वो हमें रिलैक्स करती है, खुशबू। अच्छा। और हमारे दिमाग में जिस पोर्शन में रिलैक्सेशन का सिस्टम है, वही खुशबू का सिस्टम अटैच्ड है। तो रंगों की, खुशबू की, म्यूजिक की ये अहमियत है कि ये हमारे इमोशंस को इन अ वे और अदर लाजमन इफेक्ट करते हैं। हर रंग के मतलब, देखिए, डिक्शनरी मीनिंग कोई नहीं होता रंग का। आप लिखेंगे सुर्ख, तो ये नहीं लिखा होगा कि सुर्ख का मतलब इमोशंस है, सुर्ख का मतलब ब्लड शेड है, सुर्ख का मतलब पैशन है, ये नहीं लिखा होगा। लिखा होगा कि एक इस तरह का रंग। अच्छा, काला लिखेंगे, काले का ये मतलब नहीं होगा कि काला जुल्म का, सोच का, सोग का रंग है और काला ऑपरेशन का रंग है, ये नहीं लिखा होगा। ये जो इनको कहते हैं सिंबॉलिक मीनिंग, ये सिंबॉलिक मीनिंग है और ये वेरी भी करते हैं कल्चर टू कल्चर और सोसाइटी टू सोसाइटी। मसलन हमारे यहाँ सोग का रंग काला है, हमारे साथ ही मुल्कों में, इंडिया में, जब वो आजादारी करते हैं तो वो सफेद पहन के करते हैं, व्हाइट कलर, है ना? इसका मतलब है वेरी करता है ये सोग का। हाँ, रंगों के मतलब कुछ हो जाते हैं यूनिवर्सल। मसलन सुर्ख का मतलब है जोशो जज्बा, पैशन, इश्क, मस्ती, हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सुर्ख का मतलब बदल देते हैं, जैसे बड़े शायर बड़े लफ्जों के मतलब बदल देते हैं। तो रंगों के डिक्शनरी मीनिंग नहीं होते। अच्छा, हर लफ्ज का भी 3 सतह होती हैं जी। लफ्ज इवन हर हर्फ की एक उसकी शक्ल है कि ये लफ्ज लिखा कैसे जाता है, एक उसकी साउंड है कि सुना कैसे जाता है, कैसे सुना चाहता है, एक है उसका मतलब, मानी। और फिर मतलब की भी आगे डायमेंशंस हैं
कि एक उसका डिक्शनरी मतलब क्या है, एक उसका कॉन्टेक्चुअल क्या है, और एक फर्ज करें मैं और आप किसी एक लफ्ज को खास मानी दे देते हैं, वो हमारा पर्सनल हो गया। बिल्कुल ऐसा इसका ही मतलब लफ्जों के पर्सनल मतलब पर्सनल एक सोसाइटी, एक ग्रुप, एक खास लोगों का लैंग्वेज। मसलन कसाबों की लैंग्वेज में कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो हम सुने हमें पता ही नहीं, हाँ उनके मतलब है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ही जो गाने बजाने वाले, उनके बहुत से लफ्ज ऐसे हैं हम नहीं समझ सकते, उसकी कम्युनिटी के लफ्ज हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसे ही रंगों के मतलब भी वेरी करते हैं। और पेंटिंग्स के हवाले से भी मुझे बताइएगा कि पेंटिंग हर बंदा कहता है कि मैं इस स्टाइल की करती हूँ, स्टाइल की, तो पेंटिंग्स में कितनी ज़्यादा डायमेंशंस हैं, कितनी ज़्यादा कैटेगरीज हैं, और आपकी पर्सनल फेवरेट क्या है, आप किस टाइप को लेकर आगे बढ़ें, या आपकी कोई टाइप नहीं है, ये वेरी करता है आपके मूड पर कि मुझे आज दिल है तो मैं इस तरह से इसका रंगों का इस्तेमाल करूंगा, या मैं स्केचिंग करूंगा, या कुछ भी आपके माइंड में क्या चीज़ चल रही होती है जब आप पेंटिंग करते हैं? तो बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, शाबाश। देखिए, पेंटिंग के बेशुमार स्टाइल है। तस्वीर बनाना जब कैमरा नहीं आया था तो उससे पहले रियलिस्टिक काम होता था, अब रियलिस्टिक काम के भी कई स्टाइल हैं। अच्छा, फिर वो बहुत से लोग आए, उन्होंने ना बगावत की, उन्होंने कहा कि ये क्यों, हम इस तरह से क्यों नहीं कर सकते। तो कुछ लोग मिले, उन्होंने एक नई आर्ट मूवमेंट बनाई। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं यार, ये तो एक और तरीका है, हम कोई और तरह से सोचते हैं। उन्होंने को 20 से 24-25 एस्टेब्लिश्ड आर्ट मूवमेंट्स हैं। ठीक है। इसके अलावा कई और हैं। होता क्या है, लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि यार ये ब्रश से पेंटिंग क्यों की जानी जरूरी है, हम इसके मोहताज क्यों हैं। तो वो डायरेक्ट क्या उसे कंटेनर से शुरू कर देते हैं, कैनवस पे डालते हैं, हाथों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर एक टाइप है एब्स्ट्रैक्ट, एक टाइप। अब इसकी आगे बेशुमार टाइप हैं, बेशुमार। और वो जिसमें ज्योमेट्रिक भी है, एक्सप्रेशनिज्म भी है, और इंप्रेशनिज्म भी है। फिर ये कि इसकी आगे बहुत सी किस्में हैं। डिपेंड करता है कि आपको किस काम में मजा आता है। ये सारी बात उस खुशी की है जो आप हासिल करते हैं किसी आर्ट से। बिल्कुल। कुछ लोगों को गुफ्तगू करने, बातें करने का मजा आता है। आप लोग बातें करने वाले लोग हैं ना, आप जिस दिन बड़ा अच्छा प्रोग्राम करेंगी, आप घर जाके बहुत मजा आया। असल चीज वो मजा है। जब आप कोई काम करते हैं, कोई भी आर्ट, कोई म्यूजिशियन है, म्यूजिक बना रहा है, जब उसको मजा आता है ना, तो वो कहता है यार आज जिंदगी का लुत्फ आ गया। तो जिस टाइप ऑफ आर्ट में, जिस काइंड ऑफ आर्ट में आपको मजा है, उसे करना चाहिए। बिल्कुल। ये बड़ी मजेदार सी गुफ्तगू हो रही है, और मजेदार सी गुफ्तगू के मजे को और भी दोबारा करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एटन। रंगों की बात हो रही है, और जब हम बात करते हैं मुसव्वरी की, शायरी की, और मौसीकी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हर किसी के लिए एक अलग माहौल होता है जब भी वो कुछ पेंट करते हैं, राइटर लिखते हैं, और बहुत सारी डिफरेंट तरह की शायरी जब होती है, तो हर किसी का अपना एक ज़ौक है, अपना एक माहौल है। तो अदनान साहब का क्या माहौल है, और किस तरह से वो इन्वायरमेंट एक बनाते हैं, और किस तरह से वो लिखते हैं, और किस तरह से ब्रशेस का। अच्छा, वैसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप पेंटिंग करते हुए क्या प्रेफर करते हैं, ब्रशेस को यूज करें, हाथों को यूज करें, और माहौल कैसा क्रिएट होना चाहिए? मौसीकी आपकी शायरी और आपकी मुसव्वरी को और कितना निखार देती है? एक सवाल में कई सवाल बहुत सारे, क्योंकि वक्त कम है, तो मैं चाहती हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा चीज। ये जो पेंटिंग है ना, ये तन्हाई का सफर है, अपनी जात का सफर है। जैसे एक सूफी का सफर तन्हाई का और अपनी जात का सफर होता है ना, ऐसे ही है। जब आप पेंटिंग कर रहे होते हैं ना, आपको बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आप ब्रश इस्तेमाल करते हैं, चाय में ब्रश डाल देते हैं। होता, मेरे साथ भी होता है कभी कभी, क्योंकि आप ना जैसे शायरी में एक आमद होती है, और जो कंपोजर्स होते हैं म्यूजिक के, उनको भी एक आमद होती है कि एक अचानक ख्याल आता है, हाँ यार ये तो पेंटिंग में भी, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में जो आप देख के बना रहे हैं ना, उसमें क्या आमद होनी है? उसमें आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है कि आप अपनी मर्जी कुछ, आप बस कॉपी पेस्ट कर रहे हो। हाँ, मैं जब कुछ सोचता हूँ ना, मैं कहता हूँ अच्छा, एक आमद होती है, अच्छा यार इसमें ये पोर्शन को ऐसे कर दिया जाए, यहाँ ये स्ट्रोक लगाया जाए, तो ये मुझे लगता है कि ये मुसव्वरी उसमें म्यूजिक जैसा है
म्यूजिक सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इसलिए फनून में, जी, फाइन आर्ट में म्यूजिक इसलिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है कि उसमें आपकी सारी सेंसेस काम आ रही होती है। आप म्यूजिक को सोच रहे हैं, हाँ, म्यूजिक को सुन रहे हैं, म्यूजिक पे आपका बॉडी मूव कर रही है ना, हाँ। और आप उसको स्पिरिचुअली भी लिव कर रहे हैं। यस। अच्छा, मैंने जो थोड़ा सा काम किया है तजर्बा, मैंने यही कोशिश की है कि आप पेंटिंग को देखें भी, सुने भी। कि ये सुने, इसके लिटरल मतलब ये है कि एक आपको हेडफोन दिया जाए, आप देख रहे हो तो आपको पता चले कि अच्छा, साथ एक उसके फिक्शन ऐड की जाए और उसको डिफाइन किया जाए कि इसमें ये है। जाहिर है आप तभी मानेगी ना अगर वाकई उसमें वो कुछ होगा। तो ये तो ऐसा ही है कि जैसे कोई सूफी एक मस्ती में होता है, एक आलिम जब उस तरह का सूफी बनता है तो फिर वो रक्स करता है। तो मुझे लगता है कि पेंटिंग करना मेरे लिए एक रूहानी सफर है और शायद रूह का रक्स है। अच्छा, एक और चीज हम बड़ी सुनते हैं, कई सालों से सुनते चले आ रहे हैं, जब से एटलीस्ट मैंने होश संभाला और चीजों को समझना शुरू किया है, फला चीज बोल रही है। मतलब पेंटिंग की अगर बात करें, अरे वो पेंटर है ना, उसका तो काम बोलता है। ये जो पेंटिंग का बोलना है, जैसे आपने कहा है ना कि आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आपके काम का बोलना, आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से लेते हैं? काम का बोलने का क्या मतलब है? देखिए, बोलने का मतलब है टू कन्वे। यस। अब मैंने जो कपड़े पहने हैं ना, ये मेरी शख्सियत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे किसी ने जबरदस्ती तो नहीं पहना है। यस। सेम एज क्या आपने जो पहना है, बिल्कुल खुद की चॉइस है। चॉइस है ना। यस। इसका मतलब है कि हमारी पर्सनैलिटी एक्सप्रेस हो रही है इस मीडियम के जरिए। जब कोई पेंटिंग हम देखते हैं ना, तो वो भी बात करती है। कैसे कि वो जो मंजर है, हम या तो उस मंजर में लिव करना शुरू कर देते हैं, अगर वो लैंडस्केप है तो हमें लगता है कि यार क्या मंजर है, हम भी यहाँ हैं, हम परिंदों की आवाज़ें सुनना शुरू कर देते हैं, हमें लगता है कि दरख्त पत्ते हिल रहे हैं। ये कैफियत है, ये वो गुफ्तगू है जो पेंटिंग हमसे कर रही है। बिल्कुल। एब्स्ट्रैक्ट क्योंकि मल्टीपल डायमेंशंस होती है, तो एब्स्ट्रैक्ट की गुफ्तगू भी मल्टीपल होती है। हाँ। तो वो जो गुफ्तगू है ना, वो इसीलिए आप अपने कमरे में कोई एब्स्ट्रैक्ट काम लगाते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं होता कि आप 2, 4, 6 दफा देखने के बाद तो कहें कि नहीं अब बदल दो। आप अपनी तस्वीर लगाएं, किसी और की तस्वीर लगाएं, पोर्ट्रेट लगाएं, आप कितनी दफा देख सकते हैं। आखिर में कहेंगे अच्छा स्किल थी, अच्छा इसमें मेरी आंखें बड़ी बना दी, छोटी, ऐसे होगी ना। लेकिन जब कोई एब्स्ट्रैक्ट होगा तो वो मानी चेंज करेगा। हर अच्छा शेर, बड़ी शायरी, हर पेंटिंग, अच्छा काम वक्त के साथ नए मानी पैदा करता है, मानी चेंज करता है। और आपकी बहुत सारी राइटिंग्स भी क्या इसी तरह से होती हैं, जो सोशल मीडिया के लिए आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, आपका वो लिखते हुए क्या थॉट प्रोसेस होता है? मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमारे देखने वालों को भी कुछ सुनाएं। अच्छा, कंटेंट वाली बात ऐसी है कि मैंने एक दफा ना एक यूथ बच्चे से पूछा, मैंने कहा कंटेंट क्या होता है? अच्छा, सारी बात करते हैं कंटेंट है ये इस तरह। तो उसने सोचना शुरू किया ये वो, मैंने कहा इसको इसका मतलब नहीं पता। मैंने कहा इस पे बात क्यों ना की जाए, असल में कंटेंट है का मतलब है कुछ भी। ये टेबल कंटेंट है, मेज कंटेंट है, लिखा हुआ कंटेंट है, बोला हुआ कंटेंट है, रिकॉर्ड किया हुआ कंटेंट है, सोचा हुआ कंटेंट है। अच्छा, ये सब कंटेंट है। अब वो कंटेंट की टाइप्स हैं, मतलब अच्छा बुरा या बहुत बुरा। अब चाहत फतेह अली खां किसी भी कैटेगरी में, वो है तो कंटेंट ना, है तो कंटेंट ना। ऐसे ही अच्छा म्यूजिक, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा म्यूजिक, कंटेंट है ना। तो मैंने कहा यार आर्ट को, लिटरेचर को, इस पे बात करें। तो एक कंटेंट मैंने ऐसा कुछ बनाया, सुनाऊं? जी जी जरूर। वो था कि हम रोज कितने फैसले करते हैं? 8, 10, 20 कितने फैसले करते हैं? 50, 100, 200, 400 कितने फैसले करते हैं?
हम रोज 35,000 फैसले करते हैं ऑन एवरेज, 35,000 डिसीजंस अ डे। हमने रात को कितने बजे सोना है, ये एक फैसला है। ये फैसला है। क्या सुनते सुनते देखते देखते सोना है, ये एक फैसला है। सुबह कितने बजे उठना है, ये एक फैसला है। और उठकर सबसे पहले आपने वॉशरूम जाना है, मुंह धोना है, कपड़े पसंद करने हैं, बाल बनाने, ये सब फैसले। कौन सी शर्ट किस ट्राउजर्स के साथ पहननी है, ये फैसला है। किस ट्राउजर्स के साथ कौन से सॉक्स पहनने हैं, कौन से, ये सब फैसले। नाश्ता करना या ना करना, ये भी एक फैसला है। नाश्ते में क्या लेना है क्या नहीं लेना, ये भी फैसले हैं। चाय पीनी है, उसमें आपने शुगर लेनी है नहीं लेनी, ये भी फैसला है। किस रास्ते से आपने काम पर जाना है, ये भी एक फैसला है। रास्ते में किससे क्या बातें करनी है, ये भी एक फैसला है। और तुम भी एक फैसला हो। हाँ। तुम मेरा सबसे अच्छा फैसला हो। जबरदस्त। और इस जबरदस्त से पॉइंट पर इतनी जबरदस्त सी कंटेंट के साथ हम जो है वो छोटा सा ब्रेक लेंगे, ये मेरा फैसला है। और उसके बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट। बड़ी मजेदार सी गुफ्तगू चल रही है और बड़े ही मजेदार से जब बातें होती हैं तो उन बातों में हम फ्यूचर की बात भी थोड़ी करते हैं कि फ्यूचर क्या है इंडस्ट्री का, वो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। अगर हम बात करें शायरी की, मुसव्वरी की, कंटेंट राइटिंग की, डिफरेंट तरह के हमारे अंदर जो है वो फन होते हैं, डिफरेंट तरह की स्किल्स होती हैं, तो ये कहाँ जाएगी, डायरेक्शन क्या है। हम हमेशा से मिसाइल पर बात करते रहते हैं, लेकिन फ्यूचर क्या है इन सब चीज़ों का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो फ्यूचर क्या हम खुद से बना सकते हैं, उसके लिए कितनी एफर्ट है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नाज़ साहब, आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों का क्या फ्यूचर है? आज का शायर तो बड़ा परेशान है, उसको तो ये बड़ी फिक्र रहती है कि मैं मुशायरे नहीं हो रहे, मेरा पेट नहीं भरा। मुसव्वर को ये बड़ा होता है कि मेरी पेंटिंग तो है लेकिन मैं डिस्प्ले कहाँ पे करूं। और इसी तरह से कंटेंट राइटिंग के लिए कलम तो है लेकिन उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये डिफरेंट तरह के जो मसले मसाइल हैं, इनसे निकल कर हम अपने आर्ट को, अपनी स्किल को किस तरह से जो है वो कहते हैं ना कि नो स्काई लिमिट्स, आपके पास कोई इसकी लिमिट नहीं है, तो कैसे इसको बढ़ावा दे सकते हैं? फ्यूचर क्या है इस सब चीज़ों का? फ्यूचर जुड़ा होता है हाल से, कि ये जो आज है ना हमारा आज, ये हमारे फ्यूचर का पहला दिन है। कि हमारा क्या फ्यूचर होगा ये डिफाइन करेगा हमारा आज। और मैं तो आज ही को फ्यूचर समझता हूँ। और जो कुछ आपने आज कर लिया वही फ्यूचर है। और कुछ फ़नून ऐसे हैं जिसमें आपको एक उम्र देनी पड़ती है और उस अरसे में आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि सोचना चाहिए कि ये इन फ़नून से आपका घर चल सकता है कि नहीं, चल नहीं सकता। उसमें एक ख़ास जिसको स्ट्रगलिंग टाइम कहते हैं वो आता है। वो जितने भी बड़े एक्टर देख लें उनका टाइम था, जितने भी बड़े शायर देख लें उनका आसानी पैदा कर दी है कि चंद एक अच्छे शायरों के अलावा बाकी बहुत से ऐसे शायर हैं जिनका काम उतना मैच्योर नहीं है, लेकिन वो एक प्रोवर्ब है, काता और ले दौड़ी। वो धागा बनाया और भागी कि मैंने इसको उससे कपड़ा बनाना है, लेकिन वो किस क्वालिटी का था धागा, कपड़ा क्या बनेगा? आज की एक बात सुनाऊं, मजे का एक जी जी जरूर जरूर। आज के हालात ये हैं कि पहले लोग पूछ रहे थे सुना किया अली, ये नेचुरल और नॉर्मल फिनोमेना है, सुना किया अली। हाँ। अब पता क्या पूछते हैं, सुना बिल कितना बिजली का बिल कितना आया? बिल कितना। तो ये है करंट, और इससे हम निकलेंगे तो ही कुछ समझ आएगा ना। मसाइल तो हमारे बहुत हैं, किसी भी काम में, बिजनेस में मसाइल तो होते हैं, लेकिन उनको फेस करना और जद्दोजहद करना यही हमारा इख्तियार है। छोड़ना तो कोई काम नहीं है। फ्यूचर हमेशा अच्छा होता है, हमेशा, प्रोवाइडेड हमारा आज अच्छा हो। अगर आज अच्छा है, आज को आप लिव कर रहे हैं ना, तो फ्यूचर तो बना बनाया है।
अगर आज ही हम ढीले ढाले पड़े हैं, सोच बस ठीक है जी कल करेंगे, परसों करेंगे, शाम को करेंगे, 2 हफ्ते बाद करेंगे, तो फ्यूचर कोई नहीं है। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ आवर फ्यूचर। यस। तो जिसने ये सोच लिया वो ठीक। अच्छा, फिल्मिंग के जरिए, डॉक्यूमेंट्री के जरिए हम इस फन को कितना लोगों के सामने ला सकते हैं, अच्छे से पिक्चराइज कर सकते हैं? किस फन को? अपनी पेंटिंग को, मुसव्वरी, शायरी, इन सब चीजों को। देखिए, प्रेजेंटेशन अगर आपके काम के खाना बहुत अच्छा आपने बना लिया तो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो वो खाना अच्छा नहीं है। तो इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आपने जो काम किया है उसको प्रेजेंट करना भी आता हो। एक दौर था पेंटर नहीं बोलता था, समझा जाता था कि नहीं इसे नहीं बोलना चाहिए। अंदर काम हो रहा है ना, अंदर आपकी ज्यूरी बैठी है, तो आप उसको नहीं बुला सकते थे स्टूडेंट को कि आप बताएं आपने क्या बनाया। वो कहते थे अगर आपकी पेंटिंग बोलेंगे हमें खुद ही पता चल जाएगा। ये वो दौर था जो आज से कोई 50 साल पहले का था। अब दौर चेंज हुआ, अब कहते कि नहीं जो बनाया हमें बताओ क्या बनाया। अब उसके जो ज्यूरिस्ट हैं वो पूछते हैं कि आपने क्या बनाया, हम क्या समझेंगे ये अलग बात। इसका मतलब है प्रेजेंटेशन, किसी भी काम में प्रेजेंटेशन। आपने जिस फंक्शन में जाना है उसमें आपने खुद को प्रेजेंटेबल करना है। हाँ। ये फॉर्मल है, कैजुअल है, दोस्तों का है, शरीकों का है। फिर वो डिसीजन वाली बात आ गई ना, 35,000 डिसीजन। देखिए ना, आपने ऐसी जगह पे जाना है जो आपके दिल से साथ नहीं है, शरीक हैं। हाँ। शरीक क्या करने वाले, तू भी आपने सोचना है अच्छा यार वहां ये होंगे, यार सादे से चले जाओ, ढीले रहना। तो प्रेजेंटेशन मैटर करती है इक्वली। और ये जो फिल्मिंग है ना, इसमें हम बहुत पीछे हैं, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत पीछे हैं। हमारे बड़े काम करने वाले एक भी उनकी रील नहीं है, एक भी इंटरव्यू रिकॉर्डेड नहीं है। जबकि वेस्ट के लोगों का हमारे पास इतना कंटेंट है, और उसी वजह से आप आज किसी बच्चे से पूछ लें कि आप 5 नाम बताएं पाकिस्तानी आर्टिस्ट के जो आपको अच्छे लगते हैं, एक भी नहीं बता सकते। नहीं बता पाते हैं। क्यों? उनके पास उनका कंटेंट नहीं है। और फिर हमारे टीचर्स ने उनसे पूछा भी नहीं कभी कि उनको, ये मेरे ख्याल में आपके उसमें करिकुलम में होना चाहिए कि आप पढ़ते हैं ना, वेस्टर्न आर्ट पढ़ते हैं, तो यहाँ का भी पढ़ें। उस्ताद अला बख्श थे, उस्ताद अला बख्श अपने दौर के जीनियस। बिल्कुल। और यही मैं चीज पहले भी आपको शायद याद हो, हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम भी बात कर रहे थे ब्रेक में भी, कि अगर हम फिल्मिंग के जरिए बताएंगे अपने हीरोज के बारे में, अपने जितना हमारे पास टैलेंट है और जितना ओल्ड इराज गुजर के गए उसके बारे में, तो हमारे स्टूडेंट्स को वो ज्यादा अच्छे से उनके जहनों में रहेंगे और उनके लिए शायद नेक्स्ट काम करना भी बहुत ज्यादा ईजी होगा। गुफ्तगू बड़े मजेदार सी हो रही है, दिल चाह रहा है कि ये सिलसिला नहीं रुके, लेकिन जारी बात है कि प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। थैंक यू सो मच सर कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने, बहुत अच्छा लगा आपसे। एंड मजीद फर्दर इंशाल्लाह हम इस पर जरूर बात करेंगे। और जिस तरह से यंग टैलेंट उभर के अब बाहर आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान का पूरा टैलेंट पूरी दुनिया देखे। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। वीकेंड है तो अपनों के साथ इस वीकेंड को भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।